ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक टर्म अभी तक डिस्कशन कर रहे थे बच्चे, जिसमें कितना टर्म हुआ था? कैजुअल इनकम और इनकम। तो जो बच्चे नहीं आए थे प्रीवियस क्लास में, उस वजह से वो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, नहीं आएंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर याद रखना है, ध्यान समझना है कि कैजुअल इनकम जो होता है वो इनकम जो सडनली, जो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं हो। 4-5 एग्जांपल ही बताए थे उसमें, इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, ठीक है, ये सब किसमें आता है? चलो तो आगे लिखिए उसमें असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर assessment year means लिखवाए हुआ है, हो गया। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं लिखवाए, असेसमेंट ईयर समझ, असेसमेंट ईयर लिखवाए नहीं है, लिख लो, 2 लाइन में तो है। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 month, sorry, 12 month. Assessment year means the period of 12 months commencing and starting on the first day of April, commencing on the first day of April every year, and ending on 31st March of the next year, and SSC next year, and SSC मतलब जो टैक्स पे करता है, नहीं, ASSE, SSE, ASSE, SSE is liable to pay tax, is liable to pay tax on the income of the, on the income of the, on the income of the previous year, during the following financial year, during the following financial year. Assessment year both are same. Financial year ब्रैकेट में लिख दो, फाइनेंशियल ईयर ब्रैकेट में वहां पर लिखोगे द असेसमेंट ईयर। देखो ये क्या कहता है कि कोई भी एसएससी जो अपना इनकम जनरेट करता है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का जो इनकम पर टैक्स जो जिस अकाउंटिंग ईयर में क्या करते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में क्या करते हैं हम लोग पेमेंट करते हैं। जैसे आपका अभी मान लो 22-23 चल रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया ना, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च इट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। लेकिन इस असेसमेंट ईयर में आप किस ईयर के इनकम पर टैक्स दोगे? 21-22 का। तो ये 21-22 जो हो गया इट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और ये जो 22-23 हो गया इट इज कॉल्ड क्या? असेसमेंट ईयर।
समझ में आया सही बच्चे को? कोई दिक्कत? ये सेक्शन आपको 2 क्लॉज आपका है 9 लिख दो। असेसमेंट ईयर को जो डिफाइन किया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऐसे। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1961 और ये सेक्शन 2। उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 9। बहुत पहले इसको सब सेक्शन भी पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, ये सेक्शन 3 में इसका डिफाइन किया गया है। यानी जिस साल इनकम जनरेट करते हैं उस साल को ये लोग क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर कहते हैं, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर का इनकम क्या होता है? नेक्स्ट यानी कि असेसमेंट ईयर में पेमेंट किया जाता है। देखो, द ईयर इन विच the year in which income is earned is known as the previous year. Is known as the previous year, and the next year in which this income is taxable, is known as the assessment year. समझ में आ गया? इनकम टैक्स इज चार्ज्ड, एक लाइन और लिखो उसमें, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड on the total income. Income tax is charged on the total income of the previous year at the rates prescribed by the relevant Finance Act. By the relevant RELEVANT, relevant Finance Act for the assessment year. Finance Act for the, अच्छा ये देखते हो ना कि जैसे बजट पास होता है तो रेट उसका नहीं देखो स्लैब रेट, इस बार 3 लाख का क्या है छूट है, इस बार 5 लाख का छूट है, इस बार 2 लाख का छूट है। ये जो आपको फाइनेंस एक्ट में जो रेट प्रिस्क्राइब किया गया, अगर किसी व्यक्ति का इनकम 5,12,000 है तो अब उसका इंडिविजुअल है तो उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा ना, उसको कितना टैक्स देना है। हाँ, अब वो देखता है कि अगर मान लो 25,000 रुपए टैक्स देना है, चलो बच्चे का फीस है, एलएससी है, जो किसी से एक डिडक्शन है, ठीक है, वो उसको डिडक्ट करके लास्ट में फाइनली उसको गवर्नमेंट को क्या किया जाता है अकाउंट में पैसा नहीं हो। ऑनलाइन कभी यार आप तो आगे हम दूसरे चीज लगभग हो गया, बहुत सारे बच्चे का हो गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको लोन लेने के टाइम, जैसे आप मान लो कोई आप गाड़ी भी लेना है, उस टाइम में कहेगा कि आप कितना आईटीआर करते हो, ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट आता है, मिलता है। सिविल स्कोर से क्या होता है आपका क्रेडिट कार्ड सब जो आप आजकल देखते हो क्रेडिट कार्ड सब आता है, वो सब भी आपको उस आईटीआर पर ही आपको डिपेंड करता है। बहुत सारा ऐसा है जहां ये समझना है कि जो कोई भी एसएससी अपने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम क्या किया जनरेट किया, उस इनकम पर टैक्स उसको जो रेट है उसके हिसाब से देना पड़ता है।
तो जिस ईयर में वो टैक्स पे करेगा उस ईयर को असेसमेंट ईयर कहेंगे। और जिस ईयर के इनकम, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2012 का हम टैक्स क्या करेंगे 2018 में देंगे, तो कहेंगे सर 2018 में दे रहे हैं तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा और इस साल का टैक्स दे रहे हैं क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको होगा क्या कि अभी जैसे मान लो आपका कौन सा ईयर चल रहा है 2022 से 23, इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे असेसमेंट ईयर। और इसका ये क्या हो जाएगा, कुछ इसमें ये है क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन भी है, लिखो पॉइंट नंबर करके। अगर कोई असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं दे पाया तो क्या होगा, फाइन होगा। फाइन के साथ उसको देखिए नहीं हो, फाइन के साथ टैक्स पेमेंट करता है। ये तो सागर समझ लेना है कि टैक्स को छोड़ेगा नहीं, ठीक है, उसको फाइन के साथ लेट हो जाएगा ना, उसको फाइन के साथ आप देखते हो नहीं जीएसटी करवा लेता है और कई महीनों तक वो क्या करता है नहीं उसको देता है, लीगल नोटिस आता है ना। हाँ, अब इसमें 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे जनरली, नहीं एक्सेप्शन ऐसे ही कोई पॉइंट करके, कुछ सरकमस्टांसेस है जो चाहते 3-4 पॉइंट है इसको समझा दें आपको, फिर इसको एक प्रैक्टिकल करवा देंगे। लिखो जनरली द प्रीवियस ईयर, generally the previous year means the financial year. Immediately preceding the assessment year. Immediately preceding the assessment year. ये लाइन समझना है यार, एक इसमें कंफ्यूज करेगा आप लोगों को फिनेंशियल ईयर कि सर अभी आप बताए फिनेंशियल ईयर इज आल्सो नोन एज क्या असेसमेंट ईयर, ठीक है, लेकिन उसके आगे जब आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जनरली द प्रीवियस ईयर मींस द फिनेंशियल ईयर इमीडिएटली, फिनेंशियल ईयर से पहले का, ठीक है, इमीडिएटली द असेसमेंट ईयर। द फिनेंशियल ईयर बिगिन, इस लाइन का हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि उसको असेसमेंट ईयर रहता तो बेटर रहता है, प्रीसीडिंग में क्या असेसमेंट ईयर नहीं है। Generally, the previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. Preceding assessment year से पहले साल का पहले वाला जो साल होगा वही क्या होगा previous year हो जाएगा। दोनों मिक्स है ना। हाँ, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, इमीडिएटली असेसमेंट ईयर है वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
जो हम आप लोगों को बताए हैं कि फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर बोथ आर सेम, पता है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग तो वही रहा कि जनरली आपको द प्रीवियस ईयर मीन्स द फिनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर से पहले का जो ईयर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रीवियस। क्या कर उसको कटवा दे, देखो देखो लिखा, देखो ना, देखो ना, नहीं और आगे इसको सॉल्व किया है और लिखो तो एक लाइन और उसमें लिखो ना द फिनेंशियल ईयर बिगिंस, उसी में द फिनेंशियल ईयर बिगिंस। अरे जनरली से पॉइंट नंबर 1 बोले हैं ना, वो 1 नंबर पॉइंट में लिखो ना, वो उसी में लिखा रहे हैं। द फिनेंशियल ईयर बिगिंस ऑन द 1st April and ends on 31st March, on 31st March। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिनेंशियल ईयर हम लोग एज्यूम करते हैं 1st अप्रैल और एंडिंग 31st मार्च, और कैलेंडर ईयर करते हैं फर्स्ट, अरे सुनो, और कैलेंडर ईयर क्या करते हैं 1st Jan to 31st December। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता है कि कोई भी फिनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर को हम लोग क्या कहते हैं फिनेंशियल ईयर कहते हैं, तो प्रीवियस ईयर भी तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी तो फिनेंशियल ईयर ही हुआ। जैसे कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से क्या होता है 31 दिसंबर तक होता है जी, और फिनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड क्या प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले वाले ईयर को हम लोग क्या कहेंगे प्रीवियस ईयर कहेंगे, लेकिन चूंकि वो स्टार्ट तब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस कारण से वो क्या हो जाएगा फिनेंशियल ईयर भी हो जाएगा, उसको हम कैलेंडर ईयर नहीं कहेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये था, ठीक है। हम तो बता दिया कि प्रीवियस ईयर मींस प्रीसीडिंग द क्या असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से पहले वाले ईयर को हम लोग क्या कहेंगे प्रीवियस ईयर कहेंगे। मान लो बिजनेस ईयर स्टार्ट हुआ 1 अगस्त को, बिजनेस आप स्टार्ट किए, कौन बात कर रहे हो जी, बिजनेस आप स्टार्ट किए 1 अगस्त को, तो क्या आपका प्रीवियस ईयर होगा 1 अगस्त 2020 को आप स्टार्ट किए, तो वो तो एंडिंग होगा क्या 2020 to 23, आप तो अगस्त में स्टार्ट ही किए हैं, नहीं अभी 2022 चल रहा है जी, 2022 अगर चल रहा है तो अभी तो अगस्त आने वाला है। मान लो कोई न्यू बिजनेस इस तरह से है जो स्टार्ट किया, और मान लो उसका असेसमेंट ईयर अभी क्या चल रहा है, अभी 2022 से 23 चल रहा है ना, मान लो आप 5 अप्रैल को स्टार्ट किए बिजनेस, सिंपल 5 अप्रैल को स्टार्ट किए 2022 को, अभी जो चल रहा है, तो क्या आपका प्रीवियस ईयर होगा नहीं होगा। तो ये तो बोथ आर सेम, असेसमेंट ईयर एज वेल एज क्या प्रीवियस ईयर, वही कंडीशन यहाँ पर बता रहे। आगे देखो सेकंड पॉइंट, आप देखो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया गया है कि कैलेंडर ईयर इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1st जनवरी एंडिंग टू 31st दिसंबर, और फिनेंशियल ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1st अप्रैल और एंडिंग टू 31st मार्च। तो चाहे वो असेसमेंट ईयर हो चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, वो दोनों ही 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, दोनों का कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, द फाइनेंशियल ईयर, सेकंड पॉइंट है, the financial year will be uniform
uniform for the previous year, for all the SSC and all the SSCs SSC को तो वही कर जाता जो है टेक्स्ट जो है, and for all sources of income, ग्रुप पे सेंड कर दे। 2 पेज है, बोलो 2 पेज है इसमें। हाँ, इसका नोट्स बनाओगे, खाली याद रखना क्या कि 1 साल पहले का है तो खाली डेट में क्या हो जाएगा, डेट मतलब ईयर में चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम। डेट में चेंज मत करना, ईयर में चेंज कर दोगे, ठीक है, बाकी सब कुछ क्या है सेम है। इसमें क्वेश्चन एक भेज रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेसमेंट ईयर और क्या प्रीवियस ईयर। तो देखो एक इसमें डिफरेंस जो बता रहा है, प्रीवियस ईयर जो है वो सेक्शन 3 में, प्रीवियस ईयर जो है वो सेक्शन 3 में, जबकि असेसमेंट ईयर है 2 सबसेक्शन 9। और प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, बट असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ। भेज देते हैं इसको। देखो 2 ही पेज, एक ही पेज पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको कम से कम घर से क्या करोगे आप लोग, स्टडी करोगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। टैक्सेशन में आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं थ्योरी होगा प्रैक्टिकल आपका नहीं बनेगा। स्लैब रेट तो लिखवा चुके हैं ना? यस सर। देखो तो
पहले क्या करोगे, देखो ऊपर में 2-3 पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट कहते हैं सेकंड और थर्ड, ये बनाओगे सही बच्चे, और ये डिफरेंस याद करके लाओगे। हाँ देख लीजिए, असेसमेंट करो प्रीवियस ईयर, नहीं तो आप क्या चलो नेक्स्ट देखो, ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीटीआई कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, द एग्रीगेट ऑफ द, हाँ ग्रॉस टोटल इनकम, द एग्रीगेट ऑफ द इनकम, एग्रीगेट मतलब जोड़ करके, ठीक है, आप नहीं लिख रही हो क्या, द एग्रीगेट ऑफ द इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, फॉलोइंग हेड, हेड मतलब हेड ऑफ इनकम 5 बताए थे ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक इंडिविजुअल पर्सन का जो मैक्सिमम इनकम होगा, उस इनकम का जो हेड होगा उसमें ज्यादा 5 होगा, 5 से ज्यादा नहीं होता है, और जो लास्ट में किसी हेड में नहीं आता वही तो अदर सोर्सेज में जाता है। जैसे ये क्रिकेट का जो प्लेयर सब है, या मान लो सिक्योरिटी है, या मान लो डिविडेंड है, रिसीव करता है, ठीक है। तो द एग्रीगेट ऑफ द इनकम अंडर व्हिच द फॉलोइंग हेड्स इज नोन एज द जीटीआई, इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई को शॉर्ट फॉर्म हो गया जीटीआई, फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। ये सेक्शन 83(5) ऐसे लिखोगे सेक्शन में, 83(5) इसमें जीटीआई का ये एक्सप्लेन किया गया है। हाँ या तो बोलेंगे सब तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसमें पढ़ोगे सेक्शन कितना 80B और क्लॉज कितना 5। लिखो पांचों हेड लिखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ पॉइंट में 1 2 3 4 करके इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और पीजीबीपी, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है पीजीबीपी, फुल फॉर्म लिख लो प्रॉफिट एंड गेन,
सबसे बड़ा हेड यही है, बिजनेस, अरे सॉरी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स किस हेड से आता है? इसी हेड से। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ में लिखो कैपिटल गेन, सब में इनकम ऐड कर देना, इनकम फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि टैक्स उतना होगा जी, सोया हुआ रखा। हाँ, और लास्ट में लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांच नंबर में लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर से सुन लो, इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकंड हो गया, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यानी पीजीबीपी थर्ड हो गया, कैपिटल गेन फोर्थ हो गया, और पांचवा में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द इनकम अंडर ईच हेड, the income under each head is computed, the income under each head is computed after making deduction, after making deduction permissible under the head। यानी ये पॉइंट जो ये लाइन कर रहा है कि किसी का भी जो पर्टिकुलर हेड है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है तो सैलरी में क्या डिडक्शन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या डिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। उस पर्टिकुलर हेड में उस डिडक्शन को लेस करके जो नेट आता है उसी को, जैसे सैलरी है तो डिडक्शन करके लास्ट में जो आएगा उसको हम क्या लिखते हैं, इनकम फ्रॉम क्या, टैक्सेबल सैलरी, यानी उस अमाउंट पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो यही एग्रीगेट इनकम मतलब जो पर्टिकुलर हेड में जो भी डिडक्शन है वो डिडक्ट करके जो फाइनली अमाउंट उस हेड से आता है तो उस पांचों हेड का इनकम को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, जीटीआई। और उस जीटीआई में ग्रॉस टोटल इनकम में जो डिडक्शन 80 सी से 80 यू तक है डिडक्ट कर देते हैं, तो ये आता है टोटल, क्या आता है, टोटल इनकम। और जब टोटल इनकम आ गया तो उस पर आपका जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है, जैसे नहीं कहते 2,50,000 से ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर उसका जिस कैटेगरी में वो आता है फिर उसमें एजुकेशन सेस है, सरचार्ज है, फिर आपका क्या अगर करोड़ों है तो बताए आपको, उसको बताइए ना 1 करोड़ से 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम, फिर 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, हाईएस्ट जो था वो 37% था, ठीक है, तब हम 10 करोड़ कितना, हाँ ये 5 करोड़ नहीं था उसमें शायद 10 करोड़, वो हम बताएं आपको लिमिट भेजे हैं 10 करोड़ ही था, समझ में आ गया। तो ये लिखिए हो ना, इनकम फ्रॉम द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग डिडक्शन परमिसिबल अंडर दैट हेड। एक लाइन और लिख लो, फर्दर द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, further the brought forward losses shall be deducted। ब्रॉड मतलब पीछे में हो सकता है पिछले साल उसको क्या हो गया हो, उस हेड में लॉस हो गया, the brought forward losses shall be deducted to arrive at the assessable income। कितना पॉइंट आज हुआ, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और ये क्या ग्रॉस टोटल इनकम,
प्रीवियस ईयर वाले में बहुत बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको आपको क्या किया, ये सेंड कर दिए ग्रुप में। थोड़ा 3-4 बार उसको क्या करना, सब बच्चे पढ़ लोगे उसको, और प्रैक्टिकल उसको 2 एग्जाम्पल दिए हैं वो दोनों बना लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम बताएंगे, याद हमको दिला देना, ठीक है। टोटल इनकम एनी मोर क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो पूरा प्रैक्टिकल है। आप आगे जब 5 हेड पढ़ोगे ना, उसी में आपका टाइम ज्यादा लेगा। सब चैप्टर पढ़ाएंगे, बताएंगे वो ना क्या। बुक आप लोग को करंट हम देंगे, टैक्सेशन का बुक हर एक साल चेंज होता है, आप वो करवा देंगे आपको। सुनो, एक चीज हो सकता है, जब सुनो, बुक जहां तक बुक की बात है, जितने भी बुक आपको कॉलेज से मिलेंगे, जो भी मटेरियल मिलेंगे बच्चे, ये वो ओपनली बता रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, कि आप लोग से छुपा के कोई बात क्या फायदा। टैक्सेशन का एक ऐसा बुक है कि ये ईच एंड एवरी ईयर चेंज होता है, जानते हो आप लोग, स्लैब चेंज होता है, रेट चेंज होता है, डिडक्शन चेंज होता है। तो हर एक साल हम लोग को बुक क्या करना पड़ता है, अगर हम बुक बना लेंगे, हम ये कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर हम बुक बना लेते हैं हम लोग समय तक, तो आप लोगों को क्या करवा दिया जाएगा, अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नहीं तो फिर आपको हम लिंक भेजेंगे, या हम अपना बुक का आपको क्या करेंगे, जिरोक्स करके भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, करंट वाले आप लोग पढ़ लोगे, अदरवाइज पुराने बुक तो होंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे पुराने बुक, वो भी बुक आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें पढ़ने से उतना बेनिफिट, हर एक साल क्या होता है चेंज। अब थ्योरी जैसे सेक्शन है, अभी जो लिखवाए थे प्रीवियस ईयर का, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब रूल रेगुलेशन की बात आएगी तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा आपका।